नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष 2019 में पूछा गया विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो भी ज़रूरी हैं वो हम सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है आपके सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर लाना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज हम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर भी आप हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में जो हमने आपसे विशेष प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बताने से। तो पिछले वीडियो का विशेष प्रश्न था प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना था और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है ओम। साथ ही हम ये भी पता कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रतिरोध की परिभाषा भी सीख ली। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है। इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है। सोना, तांबा, लोहा, कैल्शियम। तो यहाँ पर जो हेमेटाइट है वो है लोहा का अयस्क। अयस्क में इसकी परिभाषा भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो वर्ष 2018 में विज्ञान का प्रश्न पत्र आया था उसमें अयस्क की परिभाषा थी। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, मिश्र धातु है कौन सी है। पीतल, तांबा, जस्ता, टिन। तो यहाँ पर जो मिश्र धातु है वो है पीतल। अब ये पीतल जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो वो बनी है तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। ठीक है, जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई धातु है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनती है। जैसे मिश्र धातु का एक और उदाहरण हो सकता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में एनीमिया का क्या कारण है। गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन एनीमिया के कारण हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन का कारण आपको पता होना चाहिए। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ बात कर लें कि उत्परिवर्तन जो है उसकी परिभाषा क्या है, उत्परिवर्तन क्या होता है। जब किसी जीन के डीएनए में, ठीक है याद रहेगा ना, जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन को एक और नाम दिया गया है म्यूटेशन। याद रखिएगा, अगर उत्परिवर्तन ना मिले म्यूटेशन भी यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ है। ठीक है, एक चीज़, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी परिभाषा भी पता होना चाहिए, उसका कारण क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, पिग आयरन किसे कहते हैं। आपको मालूम है, जब लोहा का शुद्धिकरण किया जाता है और जो वात्या भट्टी से हमें लोहा प्राप्त होता है, वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, याद रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में कहते हैं वात्या भट्टी। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहा जाता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। किसी तार में फ्लो हो रहे विद्युत धारा कुछ देर बाद उस तार को गर्म कर देती, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वो विद्युत धारा क्या करती है, वो उस तार को गर्म कर देती है। तो उस तार का गर्म होना ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा सीधे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के जितने भी उत्तर हैं आपको www.dled.tet.in पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार बता चुका हूं, हर बार आ रहा है, रक्त वर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रक्त वर्ग होते हैं 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ। यहाँ पर जो ए बी होता है वो सर्वग्राही रक्त वर्ग है और जो ओ है वो सर्वदाता रक्त वर्ग है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का मत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रहेगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और योग्यतम की उत्तरजीविता का मत, इसका एक जो इंग्लिश में नाम है, कभी कभी इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। अगर योग्यता का उत्तरजीविता ना मिले तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। अगला जो प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? थैलेसीमिया रोग क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं? यहाँ पर आपके सामने रोग के लक्षण दिख रहे हैं। जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग हो जाता है उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसके शरीर में सदैव थकावट बनी रहती है, उसकी शरीर की जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, उसकी जो आँखें हैं वो भी पीली होने लगती हैं, उसकी सांस फूलती रहती है, सांस फूलने की उसको समस्या हो जाती है और उसका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता जाता है। ये सारे हैं थैलेसीमिया रोग के लक्षण। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल हर प्रश्न पत्र में लगभग पूछा जा रहा है, या तो खाद्य श्रृंखला पूछी जाएगी या तो खाद्य जाल जरूर पूछा जाता है, तो इन दोनों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्या होती है वो देख लेते। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसी एक दूसरे पर निर्भर रहने की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मान लीजिए कोई भी इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिक तंत्र है, तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ये जीव है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये वाला जीव इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह क्या होता है, सब जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की श्रृंखला है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो इस तरह आपने खाद्य श्रृंखला को अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, धातु और अधातु में अंतर लिखो। यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या क्या है। यहाँ पर अवस्था की बात करें तो अवस्था में क्या अंतर होता है, धातु जो होते हैं वो सामान्यतः ठोस होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोडियम, पारे को छोड़कर। पारा यहाँ पर अपवाद है, पारा कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पारा धातु है या अधातु, तो इसको आपको जानना जरूरी है कि जो पारा है वो धातु है, ठीक है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गए, धातु जो होते हैं सामान्यतः ठोस होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होते हैं। जैसे गंधक जो है वो ठोस होता है, ब्रोमीन द्रव होता है और ऑक्सीजन गैस है। अधातु ठोस भुरभुरे होते हैं, ठीक है। अब बात करें पारदर्शिता की, जो धातु होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ इनमें दिखाई नहीं देता। अधातु में क्या होता है, कुछ अधातु पारदर्शी होते हैं और कुछ पारदर्शी नहीं होते हैं। बात करें घनत्व की, तो घनत्व तथा गलनांक की बात करें तो जो धातु है उनका घनत्व अधिक होता है और उच्च गलनांक के होते हैं। बात करें अधातु की, तो अधातु का घनत्व तथा गलनांक प्रायः कम होता है। बात करें चमक की, तो धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अधातु की बात करें तो ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन की बात अगर हम ना करें तो इनके अलावा जितने भी अधातु हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती। दोस्तों, आज के एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा हुआ है कि जो आपका हीरा है वो धातु है या अधातु। अगर आपने उसका उत्तर नहीं दिया है तो कम्युनिटी टैब में जाइए और वहाँ पर उस प्रश्न को ढूंढकर उसका उत्तर जरूर दीजिए। वहाँ पर मैंने पोल के माध्यम से आपसे पूछा है, वहाँ पर जाके वोट कर दीजिए कि जो हीरा है वो धातु है या अधातु। अगला जो प्रश्न है, चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए। देखिए, चुंबक के गुण और उपयोग हमेशा पूछा जा रहा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूछा जा रहा है, अच्छे से रट लीजिए इसको। चुंबक का जो पहला गुण है, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जितनी भी चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लोहा हो गया या और भी कुछ हो गए, तो उन सभी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है।
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण। अगला जो पॉइंट है, चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। समझ गया कि चुंबक के अंदर एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। बात करें चौथे पॉइंट की, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो मैं बता चुका हूं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। मैं बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ है, अब दूसरा कोई चुंबक हम इसके पास ला रहे हैं, ये भी यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम इसके पॉइंट बदल दें, यहाँ पर कर दें साउथ, यहाँ कर दें नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित होंगे, मतलब आकर्षित नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो ये है इसके, आपने देख लिए। आगे देखते हैं चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लौह पदार्थों की पहचान करने में, मान लीजिए ढेर सारी चीज़ें पड़ी, उसमें लौह पदार्थ कौन कौन सा है, तो चुंबक की मदद से आप उनको पहचान कर सकते हैं। दिक् सूचक के निर्माण में, यानी जो दिशा बताते हैं दिक् सूचक, उनके निर्माण में। कंप्यूटर की मेमोरी के निर्माण में। एटीएम तथा डेबिट कार्ड पर चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है जिसमें प्रयोगकर्ता की पहचान अंकित होती है। आपने देखा होगा जो आपका एटीएम होता है उसमें एक काले रंग की पट्टी होती है, ठीक है, वो उसको कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है, उसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रेडियो, टीवी, पंखा के निर्माण में। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के तथा स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर के क्रोड, डायनामो आदि अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तथा लाउड स्पीकर, धारामापी, दिक् सूचक, रेल के डिब्बों को जोड़ने में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिए चुंबक के उपयोग और चुंबक के गुण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। अब प्राथमिक उपचार क्या होता है, ये पिछले साइंस के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। देखिए सारे वीडियोस लाइन से देखा करिए ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं वो पढ़ लेते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए जो आवश्यक बातें वो निम्नलिखित हैं। रोगग्रस्त एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको भीड़ से अलग खुले वातावरण में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या रोगी को कष्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। श्वसन क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त एवं रोगग्रस्त शरीर के भागों पर पट्टी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर वही सब पॉइंट लिखे हैं जो आप भी जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार जब करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं बातों को लिख दीजिए और साधारण रूप से आपके 2 में 2 नंबर दे दिए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। ये जो संक्रमण तत्व है ये आवर्त सारणी से संबंधित है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। प्रत्येक दीर्घ आवर्त में अंतिम 10 तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में भी चर्चा करें तो परमाणु संख्या 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80, 89 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चूँकि ये सभी धातुएं हैं, जितने भी ये संक्रमण तत्व होते हैं ये धातुएं होती हैं, इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। और संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो संक्रमण धातुएं भी कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इस प्रश्न में लिखना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको चित्र बना देना है विद्युत बल्ब का, और उसमें कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं उसका नामांकन भी करना होता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत बल्ब का चित्र बना हुआ है और प्रत्येक पार्ट का नामांकन भी किया हुआ। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है पिन, और उसके बाद नीचे है पीतल की टोपी, और ये जो बीच में लगी होती है इसको कहते हैं कांच की छड़,
और जिससे ये फिलामेंट जुड़ा होता है उसे कहते हैं मोटा तार। और ये जो बाहर ग्लास होता है, ये कांच का ग्लास होता है जिसे बल्ब लिखा हुआ है, ये कांच का ग्लास होता है। और ये जो स्प्रिंग टाइप की लगी हुई है ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट ये किसका बना होता है, ये भी प्रश्न आ चुका है, वो बना होता है टंगस्टन का, याद रहेगा, ठीक है। तो ये है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। विद्युत बल्ब तो आपने कई जगह अपने घरों में देखा होगा, तो सीधा उसका चित्र बना देना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पर। प्रश्न संख्या 17 है, एड्स रोगों के लक्षणों को स्पष्ट करो। एड्स रोग का जो लक्षण है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। जब किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसको ज़्यादातर थकान महसूस होती है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है और भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, उसकी लसिकाओं में सूजन आ जाती है। तो ये एड्स के लक्षण हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बात लिखी हुई है, ये समस्त लक्षण साधारण बुखार या अन्य सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं। इसलिए एड्स की निश्चित रूप से पहचान के लिए केवल और केवल औषधीय परीक्षण से ही की जाना चाहिए। मतलब जो एड्स की पहचान है उसका जो हमें पता करना है कि एड्स है या नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही कराना चाहिए। और जो इसका परीक्षण होता है, जो एड्स की जांच के लिए परीक्षण होता है, वो कौन सा परीक्षण होता है, वो होता है एलिसा परीक्षण। याद रखिएगा, जो एड्स की जांच के लिए परीक्षण होता है वो होता है एलिसा परीक्षण। बात करें प्रश्न संख्या 18 की, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष बताइए। तो यहाँ पर आपको आवर्त सारणी के दोष बताने हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष निम्नलिखित है। हाइड्रोजन का जो स्थिति है वो असंगत है, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में समान तत्वों को अलग अलग रखा गया है और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। सम स्थानिकों यानी आइसोटोप्स को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दुर्लभ मृदा तत्वों को एक साथ रखा गया है जो कि उचित नहीं है। तो यहाँ पर ये मुख्यतः 5 पॉइंट मैंने दे रखे हैं जो दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष हैं। तो इस तरह आपने वर्ष 2019 में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर लिया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जैसे कि सारे प्रश्न पत्र अब हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब हम साइंस का कोर्स शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं साइंस के कोर्स के। अब हम क्या करेंगे, उसी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और आपको अच्छे से एक एक डिटेल साइंस की आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या होगा कि साइंस का सारा चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और 25 में 25 लाने का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। यहाँ पर जो आज का प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त वर्ग है ए बी या फिर ओ। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो के टेक्स्ट और फोटोज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.dled.tet.in पर विजिट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।